Good evening, everyone. Myself Vedank Upadhyay, and today's our topic of discussion is chemotherapy part second. कीमोथेरेपी के पार्ट फर्स्ट में हमने दो ड्रग्स को डिस्कस किया था, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और एंटी कैंसर ड्रग। पार्ट सेकंड में भी हम दो ड्रग्स को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में और फिर हम देखेंगे एंटी वायरल ड्रग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। अच्छा, इसको बात करने से पहले देख लेते हैं मलेरिया क्या होता है। तो देखो, मलेरिया क्या है? मलेरिया एक डिजीज है। कैसी डिजीज है? तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर बॉर्न का मतलब कि इसको ट्रांसफर के लिए कोई एक वेक्टर की जरूरत होती है। कौन सा वेक्टर होता है भाई? वो होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है। मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है? वो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, मतलब प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से ये होती है। तो अब ऐसी ड्रग जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के एक तरीके से ग्रोथ को रोके या उसके रेप्लिकेशन को रोके, वो सभी ड्रग एंटी मलेरियल ड्रग में आएगी। ठीक है। तो द ड्रग दैट किल्स प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंड यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज कॉल्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग। अच्छा, अब हमारी बॉडी में जब मलेरिया का पैरासाइट एंटर करता है तो वो दो ऑर्गन को अफेक्ट करता है। पहला होता है हमारा लिवर, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। तो वो क्या करता है? लिवर को और आरबीसी को अफेक्ट करता है। अब एंटी मलेरियल ड्रग जो काम करती हैं वो कौन सी स्टेज में काम करती हैं? वो करती हैं एरिथ्रोसाइटिक स्टेट में। इसका मतलब है कि जब जो मलेरिया का पैरासाइट है यानी प्लाज्मोडियम वो आरबीसी में पहुंच जाएगा, तब आरबीसी में जाके जब वो एक तरीके से इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेगा, एंटी मलेरियल ड्रग उसके इस इन्फेक्शन को रोकेगी। ठीक है, मोस्टली इस फेज में काम करती है ना। तो द मोस्ट एंटी मलेरियल ड्रग टारगेट इरेथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरियल इन्फेक्शन दैट फेज कॉज सिम्टोमेटिक इलनेस। अब आरबीसी वाली जो फेज होती है, मतलब जब वो आरबीसी को इन्फेक्ट कर रहा होता है, तब क्या होता है? उसमें सिम्टोमेटिक इलनेस आती है, जैसे फीवर आ गया, ठीक है, और माइलेज हो गया, ये सारी चीज़ आती हैं। तो उनको भी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन। ओके, अब बात आती है इसके क्लासिफिकेशन की। इसके दो टाइप की क्लासिफिकेशन है। देखो, यदि आप इसको बनाओ तो बहुत बढ़िया है ये, है ना, लेकिन इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ थेरापेटिक यूजेस यानी थेरापेटिक क्लासिफिकेशन, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल्स यानी केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहले हम बात करेंगे थेरापेटिक क्लासिफिकेशन कि भाई यूज किस चीज में किया जा रहा है। तो देखो, कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस के लिए, कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस मतलब डिस्ट्रॉय पैरासाइट इन लिवर एंड प्रिवेंट इन्वेजन इन आरबीसी, हाँ, रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है कि देखो, ये रहा लिवर हमारा, ये लिवर है। ओके, ये थोड़ा ऐसे ही होता है, लिवर बहुत गंदा बना है। ओके, ये हमारे पास लिवर है और ये है हमारी रेड ब्लड सेल्स। तो क्या होता है, जो मलेरियल पैरासाइट है वो कहाँ आता है? सबसे पहले लिवर में आता है। लिवर में आके क्या करना स्टार्ट करता है? डिजनरेट करना स्टार्ट करता है लिवर को। फिर लिवर में पहुंचने के बाद ये कहाँ जाता है? रेड ब्लड सेल्स में जाता है। अब जो कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस करते हैं उसमें क्या करता है, जो एंटी मलेरियल ड्रग होती है वो क्या करती है? लिवर में जो बैक्टीरिया उसको तो लिवर में जो पैरासाइट है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, और जो पैरासाइट आरबीसी में जाने वाले यानी रेड ब्लड सेल में जो पहुंचने वाले उनके ट्रांसमिशन को या इन्वेजन को रोकेगी। ये किसके अंदर आती है? ये आती है कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस। ये क्या होता है भाई? सप्रेसिव, नाम से पता लग रहा है ना यार, सप्रेस यानी सप्रेस करेगा। किस चीज को करेगा? इरेथ्रोसाइटिक फेज को। ओके, अब ये इसके कुछ एग्जांपल थे, है ना, कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस के। प्रोगोनिल हो गया, ठीक है, प्राइमा क्विनी हो गया, और यदि हम सप्रेसिस में बात करें तो उसमें क्लोरोक्विनिन हो गया जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर क्लिनिकल यूज के बारे में बात करें तो देखो, क्लिनिकल क्योर के बारे में बात करें तो नाम से पता लग रहा है कि क्लिनिकल यानी क्लिनिकल सिम्टम को जो ट्रीट करेगा। ठीक है, दीज आर यूज टू टर्मिनेट एपिसोड ऑफ मलेरियल फीवर। अब क्लिनिकल सिम्टम में क्या आता है मलेरिया के? वो आता है फीवर। ठीक है, मैलेज। ओके, मैलेज मतलब जो हमारी मसल्स में जो पेन होता है उसको हम मैलेज बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करता है? फीवर को एपिसोड को कम करने का काम करता है। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है फास्ट एक्टिंग और एक होता है स्लो एक्टिंग। स्लो एक्टिंग लो एफिकेसी वाले होते हैं, फास्ट एक्टिंग हाई एफिकेसी वाले होते हैं। अब एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा आप, क्लोरोक्विनिन हो गया, क्विनिन हो गया, है ना, और इसमें देखा जाए स्लो एक्टिंग में तो सल्फोनामाइड्स हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडिकल क्यूरेटिव के बारे में। ये क्या करता है? इरेडिकेट ऑल फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, इस एग्जांपल क्या है? प्राइमा क्यूनिन। नेक्स्ट, गैमेटोसाइडल, नाम से पता लग रहा है, साइडल मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला, किसको? गैमेट्स को। तो ये क्या करेगा? गैमेट्स को डिस्ट्रॉय कर देगा और ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करेगा। वही क्लोरोक्विनिन, प्रोगोनिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपने एक चीज देखी, इसके एग्जाम्पल्स तो मोस्टली सेम है। क्लोरोक्विनिन हो गया, ठीक है, प्रोगोनिल हो गया, हर चीज में, और क्विनिन हो गया, तो यही है। लेकिन ये जो इसकी डेफिनेशंस है, जैसे कि
डेफिनेशन भी नहीं बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे कि इसके बारे में, जैसे सप्रेसिव प्रोफाइलिसिस ये क्या होती है, सप्रेस करती है कौन सी फेज को, एरिथ्रोसाइटिक फेज को। तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा याद करना है, ठीक है। बाकी आप कॉमन भी लिख सकते हो, प्रोग्वानिन लिख दिया किसी में, ठीक है, किसी में लिख दिया हमने क्लोरोक्विनिन लिख दिया, क्विनिन लिख दिया, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड्स, ये सब। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेन क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन, मैंने इसको मेन क्लासिफिकेशन क्यों बोला, क्योंकि मोस्टली बुक में केवल और केवल केमिकल क्लासिफिकेशन ही दिया होता है, लेकिन ये वाला क्लासिफिकेशन भी होता है, थेरेपेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब देखो इसके क्या अलग अलग क्लासेस हैं, 8 क्लासेस बताई हैं इसमें, जैसे कौन कौन से हो गए, टेट्रासाइक्लिन हो गए, सल्फोनामाइड्स हो गए, डायमोनो पायरिडिन हो गए, बाइगोनेट्स हो गए, तो ये सारे हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स भी यहाँ लिखे हुए हैं, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ये थोड़ा हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए याद करने में, बट 2-3 बार आप रिवाइज करोगे तो ही ये याद हो जाएगा। जैसे क्लोरोक्विनिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, ये तो याद हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहला। तो बाइगोनेट्स वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्विनिन वाला इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा टेट्रासाइक्लिन है, सल्फोनामाइड्स है, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। और तो बस, और एक 8 अमाइनो वाला भी आप याद कर सकते हो। तो ये 6 तो आपको याद करने हैं, बाकी यदि आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी मोए मोए के बारे में। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका, तो देखो इसमें हम ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि बैक्टीरिया, सॉरी, जो पैरासाइट है मलेरिया का, वो किस तरह से एंटर करा हमारी बॉडी में और उसने क्या क्या किया। तो देखो मलेरियल पैरासाइट जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, यानी जैसे हमारा ये हाथ है, इस पर मच्छर काटा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, वो काटा, उसकी वजह से क्या हुआ, प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट एंटर किया तो उसने क्या किया, हीमोग्लोबिन पे अटैक किया, उसको 2 पार्टों में ब्रेक किया, हीम प्लस ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन तो प्रोटीन होता है, तो उसको तो क्या कर लेगा, ये यूटिलाइज कर लेगा। बचा क्या, हीम। हीम क्या होता है, टॉक्सिक होता है, किसके लिए, पैरासाइट के लिए। तो वो क्या करेगा, टॉक्सिक फॉर्म से लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, किसकी मदद से, हीम पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से। तो हीम को हीमोजॉइन में कन्वर्ट कर लेगा। हीमोजॉइन क्या है, लेस टॉक्सिक फॉर्म में। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब क्या, जो हम ड्रग देते हैं क्लोरोक्विनिन, क्विनिन, ठीक है, और भी कई सारी ड्रग्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, ये जो हीम पॉलीमरेज है ना, हीम पॉलीमरेज, इसके फॉर्मेशन को रोक देती है। अब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हीम हीमोजॉइन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और हीम क्या होता है, टॉक्सिक फॉर्म होती है, तो बैक्टीरिया तो वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। तो हमने कुछ काम नहीं किया, हमने बस कन्वर्जन को रोक दिया, या फिर हीम पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसकी सिंथेसिस को रोक दिया, बस इतना सा काम करना होता है इनको, ठीक है। हीम टॉक्सिक इज कन्वर्ट इनटू हीमोजॉइन by the help of heme polymerase by malarial parasite. All these malarial drug inhibit heme polymerase and prevent the formation of hemogyne, ठीक है। तो जो बताया था वही लिखा हुआ है। अब फार्माकोडायनेमिक्स, यानी कि आदमी, क्या है भाई, आदमी ओरली भी दे सकते हैं हम इसको, आईवी भी दे सकते हैं, ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, मेटाबोलाइज होता है लीवर में, और यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट हो जाता है। क्लोरोक्विनिन इज गिवन 1 in a week, एक वीक में एक देते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडिकेशन, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो देखो मलेरिया में यूज़ किया जाएगा, ऑब्वियस एंटी मलेरिया ड्रग है तो मलेरिया में तो यूज़ आएगी ना, ठीक है। जियाडिसिस में यूज़ हो सकती है, और ओके, जियाडिसिस में इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा हेपेटिक एमीबियासिस में हो सकता है ना, एक्यूट लेप्रा रिएक्शन में हो सकता है, डीएलई में हो सकता है। तो ये सारे इसके यूजेस हो गए, यानी इंडिकेशन हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्लोरोक्विनिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अब ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होती है, क्लोरोक्विनिन, ठीक है। अब ये तो उसके हो गए यूजेस। कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या क्या आएंगे, तो वही नॉर्मल वाले हम लिख सकते हैं, बट इसमें इंपॉर्टेंट है सोराइसिस, उसके अलावा डर्मेटाइटिस, है ना, एल्कोहलिज्म, और हिमेटोलॉजिकल एल्कोहलिज्म कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ओके ओके, हाँ, तो मतलब एल्कोहलिज्म जब हो रखा होता है तब हम इसको एडमिनिस्टर नहीं करते। हिमेटोलॉजिकल डिजीज में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है सारी बीमारियां, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट क्या होता है, तो नौशिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एंजाइटी, हेडेक हो गया, कंफ्यूजन हो गया, वर्टिगो हो गया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि क्या क्या नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमने आपको बताया था, वही कॉमन आप लिख सकते हो, क्या क्या साइड इफेक्ट मॉनिटर करना, आईओ चार्ट मेंटेन करना, पेशेंट को बताना, उसको हेल्थ एजुकेट करना, उसको बताना कि भाई आप एल्कोहल को अवॉइड करो, एल्कोहल में इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, और न्यूट्रिशन बेटर प्रोवाइड करवाना पेशेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीवायरल ड्रग के बारे में। तो नाम से पता लग रहा है एंटीवायरल ड्रग, जो वायरस के ट्रीटमेंट में आए उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीवायरल ड्रग बोलते हैं। तो एंटीवायरल ड्रग आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में आती है। देखो आप सब भी जानते हो कि जो वायरस होता है उसका कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, उसका हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। तो एंटीवायरल ड्रग क्या करती है भाई, वो हम आगे देखते हैं। द डिफिकल्टी इन ट्रीटिंग वायरस इन्फेक्शन इज दैट वायरस लिव and multiply within a cell
Okay, drug which enter the cell not only destroy the virus but also exert a bad effect on cell. क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि देखो, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वायरस होता है, उसके पास सेलुलर बॉडी तो होती नहीं है। वो क्या करता है, हमारी सेल के अंदर एंटर करता है और सेल को एज अ ज़ॉम्बी की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करता है, यानी हमारी सेल से काम करवाता है। तो अब जो ट्रीटमेंट होगा, हम एंटीवायरल ड्रग देते हैं, वो क्या करती है, वायरस को तो डिस्ट्रॉय करती है, साथ ही साथ वो सेल को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। वो सोचती है कि यार ये सेल भी वायरस की दिखती है, इसीलिए। तो हम बात करते हैं इफेक्टिव एंटीवायरल के बारे में कि ये क्या होती है। एक टर्म होती है इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग। ये क्या होती है, दैट इनहिबिट वायरल स्पेसिफिक रेप्लिकेंट इवेंट, मतलब कि जो वायरस के रेप्लिकेशन इवेंट है कि वायरस वायरस कब रेप्लिकेट हो रहा है, केवल उसी को डिस्ट्रॉय करे, ये हमारी सेल पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले, इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग। ओके, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो इसका भी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग के बारे में कि इन्फ्लुएंजा में हम कौन कौन सी ड्रग देते हैं। तो सबसे पहले होता है M2 चैनल ब्लॉकर, जिसमें एमाटिडिन हो गया, रिमेंटिडिन हो गया, ठीक है। न्यूरामिनेडेज इनिबिटर, वो बहुत अजीब नाम है, न्यूरामिनेडेज इनिबिटर। इसमें एग्जांपल क्या है, ओसाल्टमेविर, इसका हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं ओसाल्टमेविर का काफ़ी, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस इनिबिटर, ठीक है, बेलोअवीर इसका एग्जांपल है। यदि एंटी हर्पीस ड्रग के बारे में बात करें तो असाइक्लोविर, ये बहुत कॉमन यूज़ आती है, ठीक है, और पेनसाइक्लोविर भी काफ़ी यूज़ आती है। तो आप इसका याद रख सकते हो, असाइक्लोविर हो गया, गेनसाइक्लोविर हो गया, फैमसाइक्लोविर हो गया, पेनसाइक्लोविर हो गया, थोड़े ऐसे ही नाम है ना। एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है, इंटरफेरॉन, आपने सबने नाम सुने, एडिनोवीर भी इसके अंदर आती है। यहाँ है एसाइक्लोविर और यहाँ है एडिनोवीर। फिर हम बात करते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग के बारे में। ये इसका सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन है। इसमें 3 सब क्लासेस और होती हैं। कौन कौन सी है भाई, तो वो 3 क्लासेस है। सबसे पहले NRTIS। NRTIS मतलब क्या है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है। कौन ये क्या होती है, इसके एग्जांपल है जोडोविडिन हो गया, टेनोफोवीर हो गया, ओके। और नॉन न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोटाइडेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर NNRTI, इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल ये रहे, ओके। प्रोटीएज इनहिबिटर की बात करें तो प्रोटीएज इनहिबिटर क्या करती है, प्रोटीएज को इनहिबिट करती है। अब क्या है ये, तो इडेनावीर हो गया, रिटोनावीर, जिसमें रिटोनावीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हो। अब जो ये बोले, अब मैंने जितने भी नाम बोले, हो सकता है ये याद ना हो, आपको लगे कि क्या कर रहा है ये, बट देखो ये ड्रग्स है यार, आपको 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तभी जाके याद होगा। मैंने भी इनको कई बार रिवाइज किया था। इनको इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक मत बनाना प्लीज़, है ना। शॉर्ट ट्रिक जितना बनाओगे कन्फ्यूजन हो जाएगा कि भाई कौन सी एंटी हर्पीज में थी और कौन सी हेपेटाइटिस में थी, इसीलिए, ठीक है। तो इसको केवल और केवल रिवाइज करना आप, उससे हो जाएगा। अब मोई मोई के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इतनी सारे क्लासिफिकेशन देखा तो उसका मोई मोई भी तो देखेंगे ना, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखो अल्टीमेट वर्क क्या है इसका, जो हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी उसमें हमने बताया था अल्टीमेट वर्क होता है किसी भी ड्रग का। तो अल्टीमेट वर्क क्या है, रेप्लिकेशन को रोकना। तो चाहे कोई सी भी ड्रग हो, सबका अल्टीमेट वर्क यही होगा। अब अलग अलग ड्रग के बारे में चल जाते हैं। असाइक्लोविर क्या करेगी, असाइक्लोविर पहली बात थी क्या, एंटी हर्पीज ड्रग थी। ये क्या करती है, असाइक्लोविर मोनोफास्फेट बनाती है, फिर असाइक्लोविर डाइफास्फेट बनाती है, फिर असाइक्लोविर ट्राइफास्फेट बनाती है। अब असाइक्लोविर ट्राइफास्फेट के 2 वर्क होते हैं। एक तो वो डीएनए पॉलीमरेज को, जो वायरस का डीएनए पॉलीमरेज है उसको इनिबिट करती है। दूसरा ये डीएनए का चेन को टर्मिनेशन भी करती है, यानी अब डीएनए पॉलीमरेज को कम कर देगी तो डीएनए का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, यानी उसकी चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वायरल रेप्लिकेशन इनिबिट हो जाएगा। अब ये तो हो गया असाइक्लोविर के बारे में। दूसरा हम बात करते हैं ज्यूडोविडिन के बारे में। ज्यूडोविडिन क्या करती है, ज्यूडोविडिन मोनोफास्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, फिर ये क्या करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बाइंड करती है और वो भी इनिबिशन कर देती है। अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। एडिनोविर क्या करती है, एडिनोविर मोनोफॉस्फेट बनाती है, फिर डाइफॉस्फेट, जो कि क्या करता है, वायरल डीएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करता है, उसके चेन को टर्मिनेट करता है, जिसकी वजह से इनिबिशन हो जाता है रेप्लिकेशन का। तो आपको एक चीज़ समझ आई भाई, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें ड्रग का नाम लिखना है, उसके बाद फिर मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, मोनो डाई ट्राई, मोनो डाई और ट्राई। अच्छा इसमें ट्राई नहीं है लेकिन मोनो डाई तक है, इसमें पहले मोनो भी आएगा, एडिनोविर मोनोफॉस्फेट फिर डाइफॉस्फेट, ठीक है। एक सेकेंड, यस। अब ये जो फर्स्ट ट्राइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट बना, ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को इनिबिट करेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कर दिया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डीएनए चेन टर्मिनेशन हो जाएगा, और टर्मिनेशन हुआ तो रेप्लिकेशन तो वैसे ही इनिबिट हो गया। तो आप एक काम करो, ये 3 ही याद कर लो ना बस, वो ज़्यादा बेटर है। तीनों में सेम ही पैटर्न फॉलो कर रहा है वो,
ठीक है, कि मोनो डाई ट्राई, फिर चेन को टर्मिनेट किया, इनहिबिट कर दिया। ओके, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। फिर हम बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स यानी आदमी के बारे में। तो ओरल आईवी ले सकते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसफ्यूज डिस्ट्रीब्यूट होता है, लिवर और किडनी के थ्रू मेटाबोलाइज होता है, और यूरिन और स्वेट के थ्रू ये एक्सक्रिएट होता है। अब इंडिकेशन जितने भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे सबका नाम लिख दो। एंटी इन्फ्लुएंजल ड्रग है तो इन्फ्लुएंजा में यूज आएगी, HIV में आएगी, हर्पीज में आएगी, चिकन पॉक्स, जेनेटल हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, और जेनेटल वार्ड्स, राइनो वायरस, कापोसिस सार्कोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन सभी में इसका इंडिकेशन होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन भाई सीधी सी बात है, जब किसी के लिवर में प्रॉब्लम हो, है ना, रीनल डिसफंक्शन हो, एलर्जी हो, प्रेगनेंसी लैक्टेशन, गैस्ट्रिक अल्सर, ब्रोंकोस्पाज्म, हाँ ये ब्रोंकोस्पाज्म इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको आप लिखना जरूर, और लंग डिजीज में भी होता है। साइड इफेक्ट देखें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जोडोवुडीन के साइड इफेक्ट एनीमिया और बोन मैरो डिप्रेशन होते हैं, तो इनको एक अलग से याद कर लीजिएगा। ये किसी भी एक ड्रग के स्पेसिफिक हैं जोडोवुडीन के। ओके, बाकी नॉर्मल आप लिख सकते हो, नोजिया वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, रैशेस हो गया, हेडेक हो गया, ठीक, कन्फ्यूजन हो गया, तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट हो गए। लास्ट हम बात करते हैं नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि नर्सेज की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कॉमन नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, ठीक है, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि भाई पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि यदि पेशेंट को कोई भी साइड इफेक्ट नज़र आ रहा है तो वो ड्रग को क्या कर दे, डिसकंटिन्यू कर दे, और फ्लूइड इनटेक अपना बढ़ा दे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। अब इसके बाद एंटी फंगल ड्रग भी आती है। ओके, एंटी फंगल ड्रग के अलावा पेनिसिलिन भी है, तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि आपको इस वीडियो में PDF में मिल जाएगी। और आपको PDF चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नर्सिंग एक्सप्लोरर PDF मटेरियल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। थैंक यू। बंद हो जाए भाई।